हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपके आरएससीबी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन में पार्ट 6 में आपका स्वागत है। अभी तक हम इलेक्ट्रिकल मशीन के 5 पार्ट कर चुके हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल मशीन के बहुत ही अच्छे और कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 6 का सबसे पहला क्वेश्चन। तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व कराया जाए जिससे कि आपके बेसिक कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग हो सके, और इससे रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन हो, उसको बहुत ज़्यादा एलिब्रेट करें जिससे कि इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आने पर आप इजीली अटेंड कर सको। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा प्लीज़। ये सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर दिया हुआ है जिसके टर्मिनल के अक्रॉस 6 वोल्ट डेवलप होता है। कब होता है? जब कोई फील्ड करंट नहीं है। व्हेन फील्ड वाइंडिंग इज एक्साइटेड विद 1 एम्पियर। जब फील्ड वाइंडिंग को 1 एम्पियर से एक्साइटेड किया जाता है तो आर्मेचर टर्मिनल के अक्रॉस कितना वोल्टेज हो जाता है? 250 वोल्ट। अब क्या हुआ कि आर्मेचर के अक्रॉस 250 वोल्ट वोल्टेज डेवलप हो गया। अब फील्ड करंट को वापस क्या कर दिया जाता है? 0 कर दिया जाता है, और स्पीड को क्या रखा जाता है? सेम। तो आर्मेचर टर्मिनल के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा ये हमें बताना है। ठीक है, देखिए ज़रा प्लीज़ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है? एक आर्मेचर है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। सेपरेटली एक्साइटेड में फील्ड वाइंडिंग क्या होगा? सेपरेट होगा। फील्ड वोल्टेज, यहाँ पे फील्ड करंट प्लस माइनस सप्लाई, और यहाँ पे आर्मेचर हमारे पास ये RA, और यहाँ पे EMF। यहाँ से हमें एक्सटर्नल करंट IA मिलेगा, यहाँ टर्मिनल वोल्टेज V। ठीक है, ये सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है। इसमें क्या बोला गया है? इनिशियल कंडीशन में यहाँ पे ऐसा बोला गया कि इनिशियल कंडीशन में केस फर्स्ट में ऐसा बोला गया कि जब कोई फील्ड करंट नहीं था, फील्ड करंट 0, तो फील्ड करंट 0 होने का मतलब समझते हैं? फील्ड करंट 0 होने का मतलब ये है कि फील्ड वाइंडिंग में कोई करंट नहीं फ्लो होगी, तो फील्ड MMF कितना होगा? NF × IF 0 होगा। और जब फील्ड MMF भी 0 होगा तो फील्ड फ्लक्स कौन सा होगा? फील्ड फ्लक्स जो रेजिडुअल होगा वही रहेगा, 0 तो नहीं होगा। रेजिडुअल का मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, एक डीसी मशीन में हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल प्रेफर करते हैं, और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का जो रेजिडुअल फ्लक्स है वो हमारे पास क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो रेजिडुअल फ्लक्स इस तरह से, यहाँ से ये रेजिडुअल फ्लक्स है। BH कर्व जब आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे आप फील्ड करंट ले लो, है ना, और यहाँ पे आप फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस EMF ले लो। तो जब हमारे पास स्टार्टिंग में फील्ड करंट 0 होगा, फील्ड करंट 0 होगा, फिर भी अगर आपके पास कुछ EMF इंड्यूस हो रहा है तो यहाँ पे हमें कितना EMF इंड्यूस मिल रहा है? जब फील्ड करंट 0 हो, 6 वोल्ट हमारे मिल रहा है। तो अगर हमारे पास रेजिडुअल कंडीशन में कुछ फ्लक्स है, कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है? 6 वोल्ट जनरेट हो रहा है। अब ये रेजिडुअल क्या होता है? रेजिडुअल का मतलब ये होता है कि फील्ड वाइंडिंग क्या करती है? फील्ड वाइंडिंग, कोई भी वाइंडिंग हो, वाइंडिंग का नेचर कैसा होता है? इंडक्टिव नेचर होता है। वो क्या करता है? एनर्जी स्टोर करता है। एनर्जी स्टोर करता है, तो जब आपने कभी फील्ड वाइंडिंग को पहले सप्लाई दी होगी तो फील्ड वाइंडिंग ने क्या किया होगा? इंडक्टर के रोल प्ले करते हुए एनर्जी को स्टोर किया होगा, और उसमें कुछ एनर्जी स्टोर होगा। इसका मतलब क्या? कुछ रेजिडुअल का मतलब होता है बचा हुआ अवशेष फ्लक्स। रेजिडुअल फ्लक्स कुछ रहता है, तो इसका मतलब ये है कि फील्ड करंट नहीं भी दोगे तो कुछ वोल्टेज आर्मेचर टर्मिनल के अक्रॉस आ जाएगा, क्योंकि फ्लक्स प्रोड्यूस होने के लिए क्या चाहिए? सॉरी, इंड्यूस EMF के लिए आपको क्या चाहिए? फ्लक्स चाहिए। तो यहाँ पे E = आप जानते हो इंड्यूस EMF का क्या फॉर्मूला होता है? E = Kn ∅n, ये फॉर्मूला है। Kn तो कांस्टेंट है, ∅ फ्लक्स है, n स्पीड है, E रेजिडुअल। तो अगर फ्लक्स रेजिडुअल हो तो इंड्यूस EMF भी क्या होगा? रेजिडुअल होगा। तो केस फर्स्ट में हमारे पास रेजिडुअल फ्लक्स पे कितना वोल्टेज डेवलप हो रहा है? आर्मेचर टर्मिनल के अक्रॉस नो लोड पे 6 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया? फील्ड वाइंडिंग को 1 एम्पियर केस सेकंड में क्या करेंगे? केस सेकंड में देखते हैं। केस सेकंड में देखिएगा, केस सेकंड में ऐसा किया कि अब हमने क्या किया? फील्ड वाइंडिंग को 1 एम्पियर की सप्लाई दे दी। फील्ड वाइंडिंग को 1 एम्पियर की सप्लाई दोगे तो फील्ड वाइंडिंग में MMF डेवलप होगा, NF × IF। ठीक है, ये हमारे पास MMF डेवलप हो जाएगा। MMF डेवलप होगा तो फील्ड फ्लक्स और डेवलप होगा। फील्ड फ्लक्स पहले रेजिडुअल था, अब फील्ड फ्लक्स बढ़ते 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 फ्लक्स
फील्ड फ्लक्स बढ़ता जाएगा, फील्ड फ्लक्स बढ़ेगा तो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ बढ़ रहा है। इंड्यूस ईएमएफ कितना हो गया, नो लोड वोल्टेज कितना हो गया, 250 वोल्ट। ऐसा ही क्वेश्चन में बोला है हमारे पास। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1 एम्पियर करंट फ्लो करवाओगे तो आपके पास इंड्यूस वोल्टेज कितना हो जाता है, आपके पास 250 वोल्ट। ये 250 वोल्ट हो गया, ठीक है। 250 वोल्ट हो गया आपके पास के सेकंड में इंड्यूस ईएमएफ। अब क्या बोला गया है आगे कि अब करंट को क्या कर दो, हटा दो, रिड्यूस कर दो, और स्पीड को क्या रखो, सेम रखो। तो आर्मेचर टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज कितना मिलेगा, ऑप्शन दिया हुआ है 6 वोल्ट ही मिलेगा, मतलब वापस पुरानी वाली कंडीशन आ जाएगी, या फिर 6 वोल्ट से ज़्यादा मिलेगा, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन 0 वोल्ट मिलेगा, या फिर डी ऑप्शन लेस देन 6 वोल्ट मिलेगा, ई ऑप्शन 8 वोल्ट मिलेगा। कितना मिलेगा ये बताना है आपको। तो देखो ज़रा प्लीज़, इसका आंसर क्या होगा, आंसर ये होगा कि अगर किसी भी इंडक्टर में पहले नो लोड पे बिना कोई एनर्जी दिए हुए 6 वोल्ट प्रोड्यूस हो रहा था, उसके बाद आपने 1 एम्पियर करंट फ्लो करवाया, और 1 एम्पियर करंट फ्लो करवाने का मतलब फ्लक्स डेवलप किया। फ्लक्स डेवलप किया मतलब आपने इंडक्टर में क्या हुआ, एनर्जी स्टोर कराई। W इक्वल टू क्या होता है, हाफ LI², ठीक है। अगर आप करंट फ्लो करवाओगे तो वहाँ पे क्या होगा, एनर्जी स्टोर हो जाएगा। अब ये एनर्जी स्टोर जो पहले के केस में कंपेरिजन में ज़्यादा होगी। उसके बाद अगर भले ही करंट हटा दो, आप करंट एकदम से 0 कर दो, करंट को हटा दो भले, लेकिन इंडक्टर ने तो एनर्जी स्टोर कर ली। इसका मतलब इंडक्टर के पास जो रेजिडुअल फ्लक्स है वो पक्का पहले वाले केस से ज़्यादा होगा, क्योंकि इंडक्टर को क्या मिल गई, अब एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गई। उसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो वोल्टेज डेवलप होगा 6 वोल्ट से पहले केस के कंपेरिजन में ज़्यादा होगा। तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास, मोर देन 6 वोल्ट, बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आया। कुल मिला के बात यह है कि हमारे पास यहाँ पर रेजिडुअल फ्लक्स और रेजिडुअल ईएमएफ का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वाइंडिंग कोई भी किसकी तरह रोल प्ले करती है, इंडक्टर की तरह। उसको आप एनर्जी दोगे, एनर्जी स्टोर करेगी, और भले ही सप्लाई को हटा दो, उसमें पहले की कंपैरिजन में ज़्यादा वोल्टेज स्टोर होगा। कुल मिला के बात यह है कि टर्मिनल पे हमें 6 वोल्ट से ज़्यादा का मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको लिखिए ज़रा प्लीज़ वीडियो पॉज करके। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। अगले क्वेश्चन में ये बोला गया है कि व्हाट इज़ द पावर फैक्टर ऑफ ए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर क्या रहता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास ऑलवेज यूनिटी, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है हमेशा लीडिंग रहेगा, तीसरा ऑप्शन हमेशा लैगिंग रहेगा, डी ऑप्शन 0 पावर फैक्टर, ई ऑप्शन डिपेंड्स अपॉन द पावर फैक्टर, ठीक है। तो ये आप खुद एजम्पशन लगा सकते हो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। हमेशा लैगिंग ऐसा ज़रूरी नहीं है, हमेशा लीडिंग ऐसा ज़रूरी नहीं है, हमेशा यूनिटी ये भी ज़रूरी नहीं है, हमेशा 0 ये भी ज़रूरी नहीं है। पावर फैक्टर तो वेरी करता रहता है। किस पे डिपेंड करता है किसी भी ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर। ये ट्रांसफार्मर है हमारे पास, प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग। तो यहाँ से आप क्या कनेक्ट करते हो, यहाँ से आप लोड कनेक्ट करते हो, ठीक है। यहाँ से लोड कनेक्ट करते हो और इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या रहता है, V2, ठीक है। अब लोड का जो आप मान लीजिए कि एक ट्रांसफार्मर है आपके पास, पावर प्लांट है, जनरेशन कर दिया आपने, पावर प्लांट में वोल्टेज बिल्डअप करके आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर या पावर ट्रांसफार्मर के थ्रू क्या करते हो, मान लीजिए किसी सिटी को सप्लाई कर रहे हो। अब सिटी में तो अलग अलग टाइप की मोटरें लगी हुई है, अलग अलग टाइप के लोड है। आपका डोमेस्टिक लोड अलग होगा, आपके घर में भी मोटर लगी हुई होगी। तो कुल मिला के बात ये है, अलग अलग टाइप का लोड होगा तो अलग अलग नेचर का पावर फैक्टर होगा। अलग अलग नेचर का पावर फैक्टर होगा तो उसके कारण पावर फैक्टर लोड का अलग अलग होगा, तो I2 चेंज होगी। I2 चेंज होगी तो हमारे पास I1 क्या होता है, अगर आपको पता है इक्विवेलेंट सर्किट से I0 प्लस I2 डैश ये होता है। I2 चेंज हो जाएगी तो हमारे पास I2 डैश क्या होता है, KI2। तो ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा तो हमारे पास I1 चेंज हो जाएगा। I1 चेंज होगा तो किसी भी ट्रांसफार्मर का जो पावर फैक्टर होगा V1 और I1 के बीच का एंगल होगा। अगर I1 ही चेंज होता रहेगा, I1 किस पे डिपेंड करेगा, I2 पे, I2 किस पे डिपेंड करेगा, लोड के पावर फैक्टर पे, और लोड के पावर फैक्टर पे डिपेंड करेगा। और कुल मिला के अगर मान लीजिए कि V1 और I1 के बीच का एंगल चेंज हो गया, फाई चेंज होता रहेगा तो कॉस फाई चेंज होता रहेगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास किसी भी ट्रांसफार्मर में पावर फैक्टर, लोड पावर फैक्टर चेंज होगा तो हमारे पास ट्रांसफार्मर का खुद का पावर फैक्टर भी चेंज हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। हाँ, अगर ये ऐसा क्वेश्चन होता जिसमें आपको ऐसे बोले कि कोई लोड ही नहीं है,
नो लोड कंडीशन है। नो लोड कंडीशन है इसका मतलब लोड का इफेक्ट होगा ही नहीं। नो लोड कंडीशन में केवल दोनों वाइंडिंग रहेगी, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। और वाइंडिंग का नेचर कैसा होता है, इंडक्टिव या कैपेसिटिव? इंडक्टिव नेचर होता है। और इंडक्टिव नेचर के कारण नो लोड कंडीशन में जो ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर रहेगा वो लैगिंग रहेगा, ऑलवेज लैगिंग। अगर यही क्वेश्चन होता उसमें, अगर आपको ऐसा पूछते कि यहाँ पे अगर नो लोड कंडीशन होती तो नो लोड कंडीशन में आपके पास यहाँ पर पावर फैक्टर कैसा रहता, ऑलवेज लैगिंग। ये देखो इंपॉर्टेंट बात है। देखो इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं। आपको ऐसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से क्या फ़ायदा है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो दो तरीके होते हैं, जनरली जो अनसक्सेसफुल पर्सन है या फिर जो सही, देखो सक्सेस तो सभी पाना चाहते हैं लेकिन उन्हें तरीका नहीं मालूम होता है। अगर आपको तरीका मिल जाए पढ़ने का तो आप रियली में सक्सेस हो सकते हो। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगभग सभी स्टूडेंट करके जाएंगे। जो RSCB के एग्ज़ाम में बैठेगा, RSM SSB JEE के एग्ज़ाम में बैठेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करके जाएगा। लेकिन क्वेश्चन करने का भी तरीका होना चाहिए कि आपने जो क्वेश्चन अटेंड किया उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए दूसरे कंसेप्ट क्या सीखे। हो सकता है कि यही क्वेश्चन अगर मैं एग्जामिनर होता इसको इस तरह से बोल लेता, व्हाट इज़ द पावर फैक्टर इन ए ट्रांसफार्मर एट नो लोड कंडीशन। और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने रट लिए हैं तो आप क्या कनेक्ट करके आते, करेक्ट करके आते, डिपेंड्स अपॉन द लोड पावर फैक्टर। अरे लोड ही नहीं कनेक्ट है तो डिपेंड्स अपॉन लोड पावर फैक्टर कहाँ से होगा भाई साहब? नहीं होगा ना। कुल मिला के बाद ये ऑलवेज लैगिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो आप जो यहाँ पे एक्स्ट्रा कंसेप्ट बताए जा रहे हैं उनको कॉपी में नोट करते जाइए। इट मे बी पॉसिबल कि आपका एग्जाम का पेपर इसी बेसिस पे बने, ठीक है। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि केवल क्वेश्चन सॉल्व कराना हमारा टारगेट नहीं, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो हमें बताना बहुत ज़रूरी है। अब नो लोड कंडीशन में आपको बताते हैं और थोड़ा डिटेल से। नो लोड कंडीशन में अगर आप देखो कि फेजर डायग्राम किस तरह से होता है, फेजर डायग्राम इस तरह से होता है। इधर हमारे पास φm रहता है और इधर करंट कौन सी रहती है, Im, और इधर हमारे पास वोल्टेज V1, इधर E1 E2 ऐसा रहता है, ठीक है। अब देखो ज़रा प्लीज़, यहाँ पर आपके पास कौन सी करंट है, IW, और इधर कौन सी करंट है, IM, ठीक है। इन दोनों का फेजर सम ही क्या होता है हमारे पास, I0 होता है। I0 जो नो लोड करंट होती है वो किसका फेजर सम होता है, वाटफुल करंट प्लस मैग्नेटाइजिंग करंट, ठीक है। वाटफुल करंट और मैग्नेटाइजिंग करंट का ही हमारे पास इन दोनों का फेजर सम होता है। और वोल्टेज नो लोड पावर फैक्टर क्या होगा, नो लोड पावर फैक्टर cos phi नॉट इज कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन सप्लाई वोल्टेज एंड नो लोड करंट। नो लोड पावर फैक्टर देखो फाई किसके बीच का होगा, वोल्टेज और करंट। अब नो लोड कंडीशन में वोल्टेज तो सप्लाई वोल्टेज है लेकिन करंट कौन सी फ्लो रही है, I0 फ्लो रही है, नो लोड करंट, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो फाई नॉट होगा। तो ये आप देखो ना, हमेशा वोल्टेज से करंट क्या कर रही है, लैग कर रही है, तो इसलिए हमारे पास नो लोड कंडीशन में कैसा होगा, ऑलवेज लैगिंग होगा। इसी के बेसिस पे आपका क्वेश्चन और क्या बन सकता है, नो लोड करंट फुल लोड करंट की कितना परसेंटेज होती है, 2 से 5% होती है, वेरी स्मॉल। नो लोड करंट 2 से 5% होती है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी ट्रांसफार्मर है फुल लोड कंडीशन में 100 एम्पियर करंट फ्लो कराता है तो नो लोड कंडीशन में 2 से 5 एम्पियर करंट ही फ्लो करवाएगा। क्लियर, ये कंसेप्ट ये है। अब नो लोड करंट के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो वाटफुल कंपोनेंट, एक मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। वाटफुल कंपोनेंट, अब देखो नो लोड कंडीशन है, नो लोड कंडीशन मतलब लोड हटा दो, लोड हटा देंगे तो आउटपुट पावर कितना होगा, 0 होगा। अब अगर मैं आइडियल ट्रांसफार्मर बोलूँ, आउटपुट पावर 0 है तो इनपुट पावर भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आइडियल ट्रांसफार्मर में एफिशिएंसी कितना होगा, 100%। आपके पास आउटपुट पावर ले ही नहीं रहे हो, इनपुट पावर भी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो कुल मिला के बात ये कि कोई भी ट्रांसफार्मर है उसका अगर आउटपुट पावर नो लोड कंडीशन में 0 है तो फिर भी इनपुट पावर दे रहे हो तो वो गई किधर, वो 2 जगह काम में आती है। एक तो काम में आती है कि जो कोर में फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो ऐसे तो है नहीं कि अवतार लेगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होने के लिए कुछ तो चाहिए होगा, तो फ्लक्स प्रोड्यूस करने का काम कौन सी करंट करेगी, मैग्नेटाइजिंग करंट विल प्रोड्यूस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स। समझ में आ रहा है क्या। और नो लोड कंडीशन में भी वाइंडिंग से करंट फ्लो होगी तो कुछ कॉपर लॉसेस होंगे, कुछ आयरन लॉसेस होंगे। अब फ्लक्स किस में से पास करेगा, आयरन पाथ में से ही पास करेगा ना, कोर में से पास करेगा। अब कोर में पास करेगा कोई फ्लक्स तो उसमें कोर लॉसेस होंगे या आयरन लॉसेस होंगे, उनको सप्लाई कौन करेगा, उसके लिए भी अवतार नहीं लिया जाएगा, उसको सप्लाई करने का काम कौन करेगा, वाटफुल करंट। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है कि वाटफुल करंट किस लिए नो लोड कंडीशन में क्या रोल प्ले करती है, टू सप्लाई द नो लोड लॉसेस। नो लोड लॉसेस जो भी होंगे
कॉपर लॉसेस बहुत ही नेग्लिजिबल होते हैं। आयरन लॉसेस को सप्लाई करने के लिए वाटर फूल करंट का यूज़ किया जाता है। IM क्या काम करती है? टू प्रोड्यूस द मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स। चाहे नो लोड कंडीशन हो या फुल लोड कंडीशन हो, मैग्नेटाइजिंग करंट ही मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो पॉज करके इतने कंसेप्ट लिख दीजिएगा प्लीज़, है ना। जो कंसेप्ट समझा रहे हैं इट विल बी हेल्पफुल इन योर एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है। क्या पूछा गया है? विच ऑफ द मटेरियल इज यूज्ड इन फील्ड कॉइल्ड ऑफ ए जनरेटर। इसका आंसर अपने आप देना है। ऑप्शन दिए हुए हैं माइका, कॉपर, कास्ट आयरन, कार्बन, निकल। अपने आप दीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए ज़रा प्लीज़। आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको। ठीक है, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो यूट्यूब का कमेंट बॉक्स है या फिर हमारे ऐप का कमेंट बॉक्स है उसमें लिख दीजिएगा। देखेंगे कितने लोग सही आंसर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द आर्मेचर MMF फॉर ए DC मशीन। आर्मेचर MMF DC मशीन के लिए कैसा होगा? साइनसोइडल होगा, ट्रायंगुलर होगा, स्क्वायर होगा, ट्रायंगुलर होगा। पहले ये डिसाइड कर लेंगे कि साइनसोइडल होगा, ट्रायंगुलर होगा, स्क्वायर होगा, कैसा होगा, ये पहले ये डिसाइड करेंगे। दूसरा ये डिसाइड करेंगे क्या वह रोटेट करेगा आर्मेचर के रेस्पेक्ट में, फील्ड के रेस्पेक्ट में रोटेट करेगा, आर्मेचर के रेस्पेक्ट में रोटेट करेगा, फील्ड के रेस्पेक्ट में रोटेट करेगा, या फिर आर्मेचर के रेस्पेक्ट में क्या करेगा, स्टेशनरी रहेगा। तो ये हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ आराम से समझिएगा। अगर आपको आता है प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा यूट्यूब में, नहीं तो समझिएगा। अब देखिए ज़रा प्लीज़, आर्मेचर MMF, हमारे पास कोई भी आर्मेचर वाइंडिंग है, कोई भी आर्मेचर MMF कैसे डेवलप होता है? जैसे ही कोई करंट फ्लो होती है, आर्मेचर करंट, आप सप्लाई दोगे या सप्लाई जनरेटर है तो सप्लाई ले रहे हो, और मोटर है तो सप्लाई क्या कर रहे हो, दे रहे हो। तो यहाँ पर इसके जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स है NA है, और इसमें करंट जा रही है IA। तो आर्मेचर MMF क्या होता है? MMF इज़ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड जो नंबर ऑफ टर्न्स है उनका प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास आर्मेचर MMF किसकी वजह से डेवलप हो रहा है? आर्मेचर करंट की वजह से। इसका नेचर कैसा रहता है? इसका नेचर हमेशा ट्रायंगुलर नेचर का रहता है। आर्मेचर MMF जो है ना, हमेशा कैसा रहेगा? ट्रायंगुलर नेचर का। किस तरह से रहेगा आप देखिएगा प्लीज़, इस तरह से रहता है ये आर्मेचर MMF। ठीक है, इसमें अगर और डिटेल से बताया जाए तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो एक्सिस होता है, ये एक्सिस होता है हमारे पास Q एक्सिस होता है। Q एक्सिस पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम रहती है। ठीक है, D एक्सिस पे इसका वैल्यू क्या रहता है? 0 रहता है। तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि D एक्सिस पे आर्मेचर MMF की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। Q एक्सिस पे आर्मेचर MMF क्या होता है? मैक्सिमम होता है। और इस D एक्सिस पे आर्मेचर MMF अगेन वापस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर वापस कौन सा आएगा एक्सिस? Q एक्सिस आ जाएगा। तो इस तरह से ये कैसा रहता है? हमारे पास ट्रायंगुलर नेचर का रहता है। तो Q एक्सिस का मतलब क्वाड्रेचर एक्सिस। क्वाड्रेचर एक्सिस को नो लोड में क्या बोलते हैं? GNA भी बोलते हैं, MNA भी बोलते हैं, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, जहाँ पर हम क्या रखते हैं? ब्रेसेस प्लेस करते हैं, करेक्ट। और D एक्सिस मतलब डायरेक्ट एक्सिस, जिसके अलोंग किया जाता है आर्मेचर फील्ड फ्लक्स हमारे पास मूव रहता है। तो पहला तो ये फैसला हो गया कि ट्रायंगुलर रहेगा। इसका मतलब C और E में से हमारे पास कोई एक ऑप्शन C करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा करेक्ट होगा। देखिए ज़रा प्लीज़। अब एक बात बताओ, आर्मेचर करंट जो है हम देते हैं ये क्या रहती है? ये DC मशीन के लिए हमेशा कांस्टेंट रहती है। इट नॉट वेरी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ ये वेरी नहीं करती है। ठीक है, वेरी नहीं करेगा टाइम के साथ। तो आर्मेचर फ्लक्स भी हमारे पास यहाँ पर टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा, और आर्मेचर फ्लक्स का मैग्नीट्यूड या एम्पलीट्यूड क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। एम्पलीट्यूड अगर कांस्टेंट रहता है, टाइम के साथ वेरी नहीं करता है आर्मेचर फ्लक्स का, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास यहाँ पर कि आर्मेचर फ्लक्स को या आर्मेचर MMF को स्पीड से कोई लेना देना नहीं होगा। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, और ये स्टेटर एंड आर्मेचर के साथ क्या रहेगा? स्टेशनरी रहेगा। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा? ट्रायंगुलर एंड स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू आर्मेचर। इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारे पास यहाँ पर नोट डाल के लिख सकते हो कि आर्मेचर फ्लक्स और आर्मेचर MMF इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड एंड इट इज़ ऑलवेज स्टेशनरी विद रेस्पेक्ट टू आर्मेचर टर्मिनल और या आर्मेचर और स्टेटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ज़रा प्लीज़। वीडियो पॉज करके इतना लिखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा प्लीज़, क्या लिखा है, वाई ओपन स्लॉट्स आर प्रिफर्ड इन अल्टरनेटर। ओपन स्लॉट्स का क्यों यूज़ किया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको अच्छे से इजीली प्लेस किया जा सकता है, इनकी कॉस्ट कम होती है, इससे वेवफॉर्म का नेचर अच्छा मिलता है, और अगला है हमारे पास ऑप्शन यूनिफॉर्म फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन एयर गैप में रहता है, और फिर अगला ऑप्शन है हमारे पास इनका यूज़ जो है वो कॉस्टली होता है। इसको हम क्यों प्रेफर करते हैं ये हमें देखना है। तो देखिए ज़रा प्लीज़, एक अल्टरनेटर में हम जनरली 2 टाइप के स्लॉट्स प्रेफर करते हैं। वैसे स्लॉट्स हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। स्लॉट्स पहले ये समझिएगा, स्लॉट्स 3 टाइप के होते हैं। एक तो ओपन स्लॉट होता है, दूसरा हमारे पास सेमी क्लोज स्लॉट्स, ठीक है, और तीसरा हमारे पास क्लोज स्लॉट्स होता है। 3 टाइप के स्लॉट्स होते हैं। तो जनरली हमारे पास कौन से स्लॉट्स प्रेफर किए जाते हैं? ओपन टाइप स्लॉट्स एंड सेमी क्लोज स्लॉट प्रेफर किए जाते हैं। क्लोज स्लॉट्स तो कभी यूज़ करने ही नहीं चाहिए, क्योंकि क्लोज स्लॉट्स में क्या हो जाएगा, देखो किसी भी मशीन की जो रेटिंग होती है ना, वो हीटिंग पे डिपेंड करती है, हीट। और मतलब अगर जैसे आपको ऐसे नहीं बोला हो गया कि कोई आपके घर में अगर मान लो मोटर 10 मिनट चल रही है, 15 मिनट चल रही है, तो आपको ऐसे बोलते हैं ना कि 15 मिनट बाद मोटर बंद कर देना, अदरवाइज़ हीट क्या होगी, ज़्यादा होगी। या फिर कोई भी इंडस्ट्री में कभी कोई मोटर जो है ज़्यादा देर के लिए रन करती है, तो उसमें ये बोला जाता है कि 2 घंटे ऑपरेशन के बाद उसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, क्योंकि हीटिंग के कारण क्या होता है, हीट जितना ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इंसुलेशन क्या होगा, हो सकता है ब्रेक डाउन हो सकता है, और मोटर की लाइफ टाइम क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है। तो हमेशा हीटिंग को अवॉइड किया जाता है। तो सेमी क्लोज स्लॉट्स और ओपन स्लॉट्स में हीटिंग की प्रॉब्लम कम होती है, क्लोज स्लॉट्स में हीटिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। दैट्स वाई क्लोज स्लॉट्स तो कभी यूज़ ही नहीं किए जाते। तो अब बात ये है कि हमें किसको यूज़ करना है, सेमी क्लोज स्लॉट्स को प्रेफर करना है कि ओपन स्लॉट्स को। तो अगर स्मॉल अल्टरनेटर है तो वहाँ पे ओपन स्लॉट्स को आप यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो ज़रा प्लीज़, यहाँ पे आपको एक बात बताएं, ये जो लेंथ होती है ना, एयर गैप लेंथ, हमारे पास एयर गैप लेंथ जहाँ पे इसको भी कंसिडर कर सकते हो। कंपैरिजन वाइज अगर देखा जाए तो ओपन स्लॉट में एयर गैप लेंथ ज़्यादा होता है। एयर गैप लेंथ ज़्यादा होता है तो S बराबर क्या होता है, रिलेक्टेंस L/μA। देखो रिलेक्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। जिस तरह से रेजिस्टेंस करंट का अपोज करता है, उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में रिलेक्टेंस किसका अपोज करता है, फ्लक्स का अपोज करता है। तो अगर लेंथ एयर गैप का ज़्यादा होगा तो रिलेक्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। और ओपन स्लॉट्स की वजह से क्या होता है, स्लॉट्स हार्मोनिक्स की भी प्रॉब्लम रहती है। किसकी प्रॉब्लम रहती है, स्लॉट हार्मोनिक्स की प्रॉब्लम रहती है। स्लॉट हार्मोनिक्स की प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि फ्लक्स की वेव फॉर्म जो है, फ्लक्स में क्या होगा, एक बार टीथ होगा, एक बार स्लॉट होगा। देखो कैसे बनेगा, टीथ स्लॉट, इस तरह से होता है। तो यहाँ पर बार बार क्या होता है, एयर गैप चेंज होता है। एयर गैप चेंज होने की वजह से हमारे पास जो फ्लक्स है ना, फ्लक्स मान लीजिए इस तरह से जा रहा है, उसका नेचर भी क्या होगा, इस तरह से चेंज होता रहेगा। मान लीजिए ये टाइम के साथ जा रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, इस तरह से हम कंसिडर कर रहे हैं। तो स्लॉट्स के कारण क्या होगा, फ्लक्स में क्या होगा, एक इसके लेवल में भी एयर गैप की वजह से, एयर गैप चेंज होने की वजह से इसके लेवल में चेंज हो जाएगा, तो इम्प्योरिटी आएगी। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो हार्मोनिक्स डेवलप होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्लॉट हार्मोनिक्स बोलते हैं। भाई सीधी सी बात है, फूरियर सीरीज एक स्टेटमेंट रहता है, प्योर साइनसॉइडल को छोड़ के जितने भी अल्टरनेटिंग वेव है या पीरियोडिक वेव है उनमें हार्मोनिक्स होंगे। तो स्लॉट हार्मोनिक्स का इफेक्ट जो है ओपन स्लॉट्स में ज़्यादा होता है। तो स्लॉट्स हार्मोनिक्स के कारण हमारे पास जनरेटेड वेव होगी, वो भी क्या होगा, जनरेटेड ईएमएफ वेव, वो भी बेटर वेव फॉर्म नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास बेटर ईएमएफ वेव फॉर्म तो आ ही नहीं सकती, ना ही हमारे पास यूनिफॉर्म फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन है। फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म कैसे है, यहाँ पे एयर गैप कभी स्लॉट आ गया तो उसमें एयर गैप अलग होगा, टीथ आ गया तो उसमें हमारे पास अलग प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसके कारण क्या होगा, टीथ में आयरन पाथ होगा और स्लॉट में आयरन पाथ नहीं होगा। तो स्लॉट में क्या खाली जगह होती है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, पुट करते हैं कॉइल, और यहाँ पे हमारे पास आयरन पाथ रहता है। तो आयरन पाथ में रिलेक्टेंस क्या रहेगा, बहुत कम रहता है। ठीक है, एयर गैप जहाँ जहाँ आएगा वहाँ रिलेक्टेंस बढ़ेगा। तो यहाँ एयर गैप आया, फिर वापस यहाँ एयर गैप आया, यहाँ टीथ है तो यहाँ पे एयर गैप नहीं है, यहाँ फिर एयर गैप आया, मतलब एयर गैप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। उसकी वजह से फ्लक्स की वेव फॉर्म में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। ठीक है, देखो कॉस्ट एक में बोला गया है कम सस्ता है, एक में बोला महंगा है, तो आंसर तो इन दोनों में से होगा, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट ही है अगर देखा जाए तो। ठीक है,
आंसर आप इन दोनों में से एक ही बात सच हो सकती है कि या तो महंगा होगा या सस्ता होगा, तो आंसर इन दोनों में से ही होगा। सही बात है, 4-5 ऑप्शन दिए हुए हैं। इनको अच्छे से प्लेस किया जा सकता है, हाँ भाई अच्छे से प्लेस तो किया जा सकता है, लेकिन इनमें दिक्कत होती है। हम जनरली हाई स्पीड एप्लीकेशन के लिए ऐसे अल्टरनेटर जिनका एप्लीकेशन हाई स्पीड है उनमें ओपन स्लॉट्स नहीं यूज़ कर सकते। ओपन स्लॉट्स क्या होंगे, उनमें बाइंडिंग जैसे मान लो यहाँ पर रख दोगे कोई भी कोयल कंडक्टर, तो बाइंडिंग प्रॉपर्टी अच्छा नहीं होगा, वो अच्छे से बंधा हुआ नहीं रहेगा। अगर आप ओपन स्लॉट्स यूज़ करते हो और कोई भी रोटर में ओपन स्लॉट्स है, जैसे मान लीजिए ये रोटर है, इसमें ओपन स्लॉट्स है इस तरह से, तो यहाँ पे अगर आपने कंडक्टर रखा है, ठीक है, तो अगर ये हाई स्पीड पे घूमेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा होता है, तो इसलिए ओपन स्लॉट को हाई स्पीड पे भी नहीं यूज़ कर सकते। अगर हाई स्पीड अल्टरनेटर में अगर आपने यूज़ कर दिया तो ये क्या होंगे, धीरे धीरे इनके पर कच्चे उठ जाएंगे। कुल मिला के बात ये कि इनके कंडक्टर क्या हो जाएंगे, वायर ढीला हो जाएगा, फिर धीरे धीरे ये बाहर निकल जाएंगे, तो यहाँ पर वाइंडिंग ही सेफ नहीं रहेगी। तो कुल मिला के बात ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा इनके ऊपर। हालांकि आप ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो हो सकता है ये डिले हो जाए, धीरे धीरे और बाहर निकल जाए। तो इसका मतलब ये है कि हम कौन से स्लॉट्स प्रेफर करेंगे, सेमी क्लोज स्लॉट्स प्रेफर करेंगे एट हाई स्पीड अल्टरनेटर में। तो अगर स्मॉल अल्टरनेटर है तो वहाँ पर आप क्या प्रेफर कर सकते हो, ओपन स्लॉट्स, और क्योंकि ये सस्ते होते हैं। कुल मिला के बात ये है कि इनकी कॉस्ट क्या होती है, कम होती है। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या रहेगा हमारे पास, आंसर बी करेक्ट रहेगा कि इनको डिज़ाइनिंग करना ईजी होता है। सेमी क्लोज स्लॉट्स में हमें क्या करना पड़ता है, इसके डिज़ाइनिंग थोड़ा सा टफ और डिफ़िकल्ट होता है। टफ तो नहीं बोल सकती, डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसमें कुछ पोर्शन हमें लार्ज चाहिए होता है, कुछ पोर्शन नैरो चाहिए होता है, फिर इस तरह से, तो इसकी डिज़ाइनिंग थोड़ी अलग होती है। इसमें तो कुछ नहीं, एक कट लगा दिया और ओपन स्लॉट हो जाएगा। कुल मिला के बात यह है, तो यहाँ पर हमारे पास ओपन स्लॉट्स को डिज़ाइनिंग ईजी होता है, इसलिए उसकी कॉस्ट कम होती है। तो इतना सारा इसलिए डिस्कस किया कि क्या पता कोई आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाए। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या मिल सकते हैं, ओपन स्लॉट्स में स्लॉट्स हार्मोनिक्स होते हैं, ये कभी भी बेटर वेवफॉर्म नहीं देता, यूनिफॉर्म एयर फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, रिलेक्टेंस हाई होता है, और ओपन स्लॉट्स को लो स्पीड अल्टरनेटर में यूज़ किया जाता है। अदरवाइज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बाइंडिंग बाहर निकल जाएगी। सेमी क्लोज स्लॉट्स और क्लोज स्लॉट्स को कभी नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हीटिंग प्रॉब्लम होता है। ठीक है, सेमी क्लोज स्लॉट्स हाई स्पीड अल्टरनेटर में यूज़ करने चाहिए। तो 5-6 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल गए, इसको लिख दीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है। अल्टरनेटर में एक अल्टरनेटर है, उसकी स्पीड बतानी है, मैक्सिमम स्पीड बतानी है जो पॉसिबल है 60 हर्ट्ज और 50 हर्ट्ज पे। व्हाट आर द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड एट आरपीएम in RPM at which alternator can drive on to generate voltage at 60 Hz and 50 Hz। कुल मिला के एक अल्टरनेटर है, उसकी रोटर की स्पीड मैक्सिमम पॉसिबल बतानी है, किस फ्रिक्वेंसी पे, 60 हर्ट्ज पे और 50 हर्ट्ज पे। आंसर इन दोनों में से होगा। ठीक है, तो ये 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें से हमारे पास रोटर स्पीड जो होती है ना, अल्टरनेटर सिंक्रोनस जनरेटर होता है, किस स्पीड पे रोटेट करता है, सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करता है। उसका फॉर्मूला होता है NS = 120F/P इन RPM, क्योंकि स्पीड हमें किस में चाहिए, RPM में चाहिए। अगर स्पीड हमें रेडियन पर सेकेंड में चाहिए होगा तो इसका फॉर्मूला होगा 4πF/P। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, कई लोगों को ये फार्मूला याद नहीं होता है, 120F/P याद रखते हैं। अगर इस क्वेश्चन में ऐसा लिख दिए थे कि रेडियन पर सेकंड में आंसर दीजिए तो 4πF/P, ये एक फार्मूला याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड बतानी है। तो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड NS = 120F/P। कभी भी स्पीड मैक्सिमम तब हो सकता है फॉर ए फिक्स फ्रिक्वेंसी जब नंबर ऑफ पोल क्या हो, मिनिमम हो। अब किसी भी मशीन में पोल कितने हो सकते हैं, हमेशा इवन पेयर में होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होगा। अकेला मोनोपोल तो कभी हो ही नहीं सकता, 1, 3, 5 ऐसे नहीं हो सकते ऑड नंबर में, ऐसा कभी नहीं होगा। एक N होगा तो दूसरा S होगा ही होगा। तो पोल जो होते हैं 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से हो सकते हैं। तो हमारे पास स्पीड कब मैक्सिमम होगी, जब पोल क्या होंगे, मिनिमम होंगे। मिनिमम पोल कितने सेलेक्ट कर सकते हो आप, 2 सेलेक्ट कर सकते हो, एक तो कर ही नहीं सकते। तो कुल मिला के बात ये है, मिनिमम पोल आप कितने सेलेक्ट करोगे, 2, तो आपको स्पीड क्या मिल जाएगी, मैक्सिमम 120F/P मिनिमम। अब बात ये है कि एक बार आपको फ्रिक्वेंसी कितना रखना है, 60 हर्ट्ज, और एक बार कितना रखना है, 50 हर्ट्ज। रखिए ज़रा प्लीज़, 120, 60,
अपॉन 2 पोल कितना हो गया 3600 आरपीएम। और दूसरे केस में कितना रखना है आपको फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, 120 इंटू 50 अपॉन 2 दैट इज 3000 आरपीएम, 3000 आरपीएम। ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान रखना है मिनिमम पॉसिबल पोल कितने हो सकते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मैं आपको बताऊं, आप कितनी भी बुक पढ़ लो, कितने भी क्वेश्चन कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन अगर आपके बेसिक कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। देखो मैं सच बताता हूँ आपको, मैं मेरी बात बताता हूँ, रियलिटी ये है कि हम जब स्टडी करते थे, आईएएस की प्रिपरेशन करते थे, तो हम कोई भी चीज़ नहीं छोड़ते थे, एवरीथिंग, हम हर चीज़ को कवर करते थे। और ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव लेके बैठ जाते थे, ऑब्जेक्टिव नहीं लेके बैठते थे, क्योंकि जब आपका थ्योरी कम्प्लीटली क्लियर है, जब आपका न्यूमेरिकल अप्रोच कम्प्लीटली क्लियर है, तब आप कोई सा भी क्वेश्चन बने उसके ऊपर अपने आप कर सकते हो। क्यों? इसके ऊपर मैं कम से कम 10-15 क्वेश्चन बना सकता हूँ, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए तो इससे रिलेटेड जितने भी 10-15 क्वेश्चन है, भले 100 क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो। इसलिए मैं आपको ये बोलता हूँ कि बिफोर गोइंग फॉर द ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन, पेपर सॉल्यूशन के लिए जाने से पहले कंसेप्ट सारे क्लियर कर दीजिए, थ्योरेटिकली स्ट्रांग बना दीजिए अपने आप को, न्यूमेरिकली स्ट्रांग बना दीजिए, देन गो फॉर द ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्यूशन। देखो कई टाइप के मेरे पास है ना, कम से कम 10-15 रोज़ के ऐसे स्टूडेंट के मैसेज आ सकते हैं कि सर प्लीज़ मुझे रेफ़र करिए कि मैं कौन सी बुक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्यूशन करूं। तो मुझे, हालांकि हम रेफ़र कर देते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा अफसोस होता है कि स्टूडेंट जो है वो अप्रोच अपनी चेंज नहीं करते। वो क्या सोचते हैं कि ऑब्जेक्टिव बुक है, उसको सॉल्व कर दिया, 3000 क्वेश्चन रट लिए, उससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं होगा। देखो भाई साहब, आजकल कंपटीशन का ज़माना है, ऐसे नहीं होने वाला। 2011-12 का नहीं है कि JB गुप्ता रट ली उससे पेपर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर कोई समझदार एग्जामिनर होगा तो वो उन बुक से पेपर नहीं बनाएगा। कुल मिला के बात ये है कि अगर उन बुक से भी बना दे, किसी भी XYZ बुक से भी बना दे, दुनिया की 100 ऑब्जेक्टिव बुक है, 100 को तो नहीं पढ़ सकते ना आप, लेकिन अगर कंसेप्ट आप क्लियर तो कर सकते हो ना। कंसेप्ट अगर आप क्लियर कर लेते हो या फिर न्यूमेरिकल अप्रोच को बहुत अच्छा कर लेते हो, तो आप सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। रिलेटिव में बताऊं कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने कभी नहीं पढ़े, लेकिन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। सिर्फ पेपर देखा, क्वेश्चन देखा और इजीली मेरे पास कंसेप्ट क्लियरिटी है तो मैं इजीली सॉल्व करा सकता हूँ। सीधी सी बात, फर्स्ट टाइम क्वेश्चन देखा, सॉल्यूशन कराए, सही बात है। लेकिन ये बात नहीं है कि आपके पास हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रटते जाओ। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, लेकिन फ्रॉम माय एक्सपीरियंस मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले जितना बेसिक्स है उसको कवर करो, अपने कंसेप्ट को क्लियर करो, न्यूमेरिकल अप्रोच को बढ़ाओ। ठीक है, उसमें हमारी हेल्प पूरी तरह से रहेगी। हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें बहुत डिटेल से, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक, इतने अच्छे लेवल तक समझाया गया है कि आप खुद इंजीनियरिंग सर्विसेज से रिलेटेड प्रीलिम्स के क्वेश्चन हो, गेट के क्वेश्चन हो, 1-2 मार्क्स के, वो भी इजीली अटेंड कर सकते हो। क्योंकि ये डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से कि सर हमारे पास पेपर कैसा आएगा, लो लेवल का आएगा कि हाई लेवल का आएगा, मीडियम लेवल का, किसने देखा। अगर हाई लेवल का आ गया तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लो लेवल का आ गया तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मीडियम लेवल का आ गया तो भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बेसिक से एडवांस तक आप अपनी तैयारी फुल रखिए ना, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अगर आप केवल लो लेवल पे प्रिपेयर करते रहोगे तो ये तो क्या है, भगवान भरोसे बैठने वाली बात हो गई कि अच्छा लो लेवल का पेपर ही आना चाहिए, नहीं तो फिर मीडियम लेवल या हाई लेवल का आएगा तो आप नहीं कर पाओगे। ऑब्वियसली JN IN दोनों की पोस्ट है, तो JN का थोड़ा सा मीडियम लेवल रहेगा, IN का थोड़ा सा हाई लेवल रहेगा, क्योंकि पोस्ट भी तो आपको डायरेक्ट IN दे रहे हैं ना। JN का प्रमोशन होते होते आपके 10-15 साल लग जाते हैं, ठीक है, IN बनने में, लेकिन यहाँ पर आपके पास डायरेक्ट आपको IN की पोस्ट दी जाएगी, तो उसके लिए थोड़ा सा पेपर लेवल भी हाई होगा। पेपर लेवल हाई होगा तो मेहनत भी हाई होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए हम आपके साथ खड़े हैं, आपको बहुत अच्छे से मेहनत कराएंगे, लेकिन आपके कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे देखते हैं। आपको कोई भी सजेशन चाहिए आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम ज़रूर सजेस्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं कि उसी टाइम आंसर दे, जब भी हम फ्री होते हैं तब आपको आंसर ज़रूर देते हैं, विदिन 24 आवर आपको आंसर ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा प्लीज़।
बहुत ईजी क्वेश्चन है। वेयर रोटर रेजिस्टेंस मेथड इज यूज, सीधी सी बात है, हमारे पास इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर 2 टाइप की है। एक तो स्क्वेल केज इंडक्शन मोटर है, एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है। स्क्वेल केज इंडक्शन मोटर में कई टाइप के स्टार्टर यूज किए जाते हैं। स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, डियोल स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफॉर्म स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, कई टाइप के स्टार्टर यूज़ किए जाते हैं। बट सबसे इम्पोर्टेंट आजकल जो स्टार्टर यूज़ किया जाता है, ये सब हट गए। आजकल जो स्टार्टर यूज़ किया जाता है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, V/F कंट्रोल स्कीम। इसको स्टार्टर की तरह भी आप यूज़ कर सकते हो, या स्टेटर फ्रिक्वेंसी कंट्रोल स्कीम, आप इसको कई नाम से जानते हो। स्टेटर फ्रिक्वेंसी कंट्रोल मेथड, V/F कंट्रोल स्कीम मेथड, या वोल्टेज रेशियो मेथड, वोल्टेज फ्रिक्वेंसी रेशियो मेथड, इसको कई नाम से जानते हो। इससे बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल जाते हैं हमारे पास स्क्वेल केज इंडक्शन मोटर में। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में यही यूज़ किया जाता है। और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में एक स्टार्टर यूज़ किया जाता है, दैट इज़ रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। एक स्टार्टर के थ्रू हम क्या चाहते हैं, एक स्टार्टर के थ्रू आप हमेशा इंडक्शन मोटर में 3 चीज़ें चाहते हो, ये टॉर्क, ये स्पीड, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये NS, ये आ गया आपके पास टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आप हमेशा चाहते हो कि एक मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क हाई हो, वो आपको रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर से मिल जाएगा। स्टार्टिंग टॉर्क हाई नहीं होगा तो आप किसी भी चीज़ को मूव कैसे करोगे। जैसे ट्रेन है, तो ट्रेन को चलाने के लिए स्टार्टिंग में टॉर्क क्या चाहिए, हाई चाहिए ना। पहले के ज़माने में मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि ट्रेन को चलाने के लिए, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सर्विस के लिए, लोकोमोटिव के लिए पहले के ज़माने में DC सीरीज मोटर यूज़ किया जाता था। DC मोटर के केस में अगर आप DC सप्लाई दे रहे हो तो DC सीरीज मोटर ही यूज़ होगा, बिकॉज इट हैज़ हाईएस्ट टॉर्क कंपेयर टू अदर DC मोटर्स। सबसे हाई टॉर्क होता है, तो DC सीरीज मोटर का यूज़ वहाँ किया जाता है। लिफ्ट, एलिवेटर्स, क्रेन्स, जहाँ पे DC सप्लाई है वहाँ पे। अगर AC सप्लाई है तो हमारे पास 2 ऑप्शन है इंडक्शन मोटर में, एक स्क्वेल केज इंडक्शन मोटर है, एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है। किसको यूज़ किया जाए, सीधी सी बात है। तो हम उसको यूज़ करेंगे जो हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड किया जाए। ट्रेन है, लिफ्ट है, एलिवेटर है, वहाँ पर ही उसी को यूज़ करेंगे। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, इससे आज से 8-10 साल पहले स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर यूज़ की जाती थी। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ये सारी प्रॉपर्टी है, स्टार्टिंग टॉर्क हाई है, उसके बाद इसका स्पीड कंट्रोल इजीली हो सकता है। रोटर रेजिस्टेंस को चेंज करो, स्पीड कंट्रोल करो, बस। एक रोटर रेजिस्टेंस को चेंज करने से स्टार्टिंग टॉर्क भी कंट्रोल हो जाता है, स्पीड कंट्रोल भी हो जाती है। साथ ही साथ आपके पास यहाँ पर तीसरा एडवांटेज है, आपके पास स्टार्टिंग टॉर्क कंट्रोल हो गया, स्पीड कंट्रोल हो गया, और स्टार्टिंग करंट भी क्या हो जाती है, लिमिट हो जाती है। तीसरा एडवांटेज ये हो जाता है, स्टार्टिंग करंट भी लिमिट हो जाती है। ये तीनों एडवांटेज हमें रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल से मिलते हैं। रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर में क्या किया जाता है, स्टार्टिंग में रोटर रेजिस्टेंस को, क्वेश्चन ये भी बन सकता है, स्टार्टिंग में रोटर रेजिस्टेंस को R2 को हाई रखा जाता है। स्टार्टिंग में रोटर रेजिस्टेंस को हाई रखने से फ़ायदा क्या है, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ता है और साथ ही साथ स्टार्टिंग करंट लिमिट होती है। तो स्टार्टिंग में तो ये हो जाता है। इन रनिंग कंडीशन आपको ध्यान रखना होगा कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रनिंग कंडीशन में रोटर रेजिस्टेंस जो है वो लो रखा जाता है, क्योंकि रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ गया, करंट लिमिट हो गई, हमारा मेन टारगेट कंप्लीट हो गया। लेकिन रनिंग कंडीशन में रोटर रेजिस्टेंस को लो इसलिए रखा जाता है क्योंकि I2/R2 रोटर में कॉपर लॉसेस भी होंगे। तो अगर रोटर रेजिस्टेंस हमेशा हाई रखोगे तो I2R लॉसेस भी तो होंगे रनिंग कंडीशन में। मोटर को ज़्यादा देर में कहाँ ऑपरेट कराना है, रनिंग कंडीशन में ना, स्टार्टिंग कंडीशन में तो ऑपरेट नहीं कराना है। स्टार्टिंग में तो स्टार्टिंग टॉर्क हाई मिल गया, स्टार्टिंग करंट कम मिल गई तो हमें फ़ायदा हो गया। स्टार्टिंग करंट कम है, ध्यान रखिएगा प्लीज़, है ना। स्टार्टिंग करंट कम है, एरो हाई ऊपर वाला गलत लगा है। स्टार्टिंग करंट लिमिट हो गई। कुल मिला के बात ये है कि हमें स्टार्टिंग में तो काम हो गया, थोड़ी देर के लिए काम चलाना है स्टार्टिंग में। रनिंग कंडीशन में रोटर रेजिस्टेंस लो रखेंगे, बिकॉज I2R लॉसेस हम नहीं चाहते, क्योंकि R जितना हाई होगा उतना लॉसेस ज़्यादा होंगे। लॉसेस कम करके हम एफिशिएंसी को, सिस्टम को मेंटेन रखते हैं। लॉसेस कम हो जाएंगे अगर रनिंग कंडीशन में आप रखोगे रोटर रेजिस्टेंस को लो, और एफिशिएंसी क्या होगा आपके पास, अच्छा होगा। ठीक है, ये फ़ायदा है इससे हमारे पास। तो रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर कहाँ यूज़ किया जाता है, हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर।
स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में हम रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम कहाँ थे, 10 साल पहले तक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को यूज़ करते थे, लेकिन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर रेजिस्टेंस को वेरी करने के लिए स्लिप रिंग लगानी पड़ती है कि नहीं। स्लिप रिंग लगानी पड़ती है, रोटर से हम कनेक्शन बाहर लेते हैं। हम पिछली पार्ट में हम समझा चुके हैं डिटेल से कि कैसे स्लिप रिंग लगाते हैं। तो स्लिप रिंग के थ्रू हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बाहर कनेक्ट करते हैं। तो जब स्लिप रिंग लगाई जाती है तो अब ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर तो टाटा अंबानी बिरला ही यूज़ कर सकते हैं, हम नहीं यूज़ कर सकते। मीडियम जो इंडस्ट्री वाले लोग हैं या फिर लो इंडस्ट्री वाले लोग हैं वो नहीं यूज़ कर सकते स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। क्यों? क्योंकि इसमें स्लिप रिंग्स लगी होती है और स्लिप रिंग्स जो है ये ब्रशेस लगे होते हैं, तो ये रिंग्स जो है घिसती जाती है। इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की। हर 8वें 10वें दिन 15वें दिन ऑन एन एवरेज बोल रहे हैं, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है, आपको स्लिप रिंग को चेंज करना पड़ता है। स्लिप रिंग को बार बार चेंज करो, इतना मेंटेनेंस कॉस्ट हाई हो जाता है, बड़ी प्रॉब्लम है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हम नहीं यूज़ कर सकते, इसलिए हमारे लिए ये बहुत ही अच्छी स्कीम है V/F कंट्रोल स्कीम। इसमें स्क्वेल केज इंडक्शन मोटर में ये एडवांटेज पहले नहीं थे। हम किसी भी इंडक्शन मोटर से 3 ही चीज़ें चाहते हैं, स्पीड अच्छे से कंट्रोल हो जाए, स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा मिले और स्टार्टिंग करंट को लिमिट हो जाए। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहते हैं, वेरिएबल टॉर्क मिल जाए। वो अब पॉसिबल हो गया स्क्वेल केज इंडक्शन मोटर में ओनली बाय द V/F कंट्रोल स्कीम, इसके थ्रू पॉसिबल हो गया। तो आजकल इसको यूज़ करते हैं। आप देखना, आप कई बार देखोगे, अगर आप प्लांट में जाते हो तो इसको सॉफ्ट स्टार्टर बोलते हैं। हम प्लांट में जब ट्रेनिंग करने गए थे तो वहाँ पर हमने देखा था कि इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए सॉफ्ट स्टार्टर बोलते हैं। तो हमने देखा कि ये कौन सा स्टार्टर है, हमने तो नहीं पढ़ा। और देखो, आपको मैं एक बात रिलेटिव में बताता हूँ, जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं तब हमारे पास ये जो थियोरेटिकल बुक्स की लैंग्वेज है ये बहुत ही कम काम आती है, बहुत कम आती है। आप देखोगे वहाँ पे लेटेस्ट अपडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, वो हमारे सिलेबस में नहीं होती, वो होनी चाहिए, ठीक है। हमें नॉलेज होना चाहिए। वहाँ गया तो हमें पता चला कि सॉफ्ट स्टार्टर यूज़ किया जा रहा है टू ऑपरेट द इंडक्शन मोटर। तो सॉफ्ट स्टार्टर क्या होता है? कुछ नहीं होता है, V/F कंट्रोल स्कीम ही होती है। तो ऐसे आप इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको अलग देखने को मिलेगा जिसका थियोरेटिकल बुक से बहुत कम रिलेशन होता है। बहुत ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है जिसका यूज़ करके आजकल वही चीज़ें ऑब्टेन की जा रही है जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ऑब्टेन की जाती थी। तो इसका एडवांटेज क्या हो गया? रोटर रेजिस्टेंस मेथड कहाँ यूज़ किया जाएगा? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में यूज़ किया जाएगा। इससे रिलेटेड और भी कई क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, किसके कैसे एडवांटेज होते हैं। तो 5-6 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से ज़रूर मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन।